Hello everyone, this is our fifth lecture and we were continuing the economics series in which we used to cover previous year questions, and before covering the previous year questions we discussed the static topic and then we apply that knowledge in the previous year questions. So it's our fifth lecture. In this lecture we will take up money demand, supply and creation. Although money की supply की जो basis है effect on इन्फ्लेशन ये हम कंसिडर कर चुके हैं मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर, और हम फिजिकल पॉलिसी को भी देख चुके हैं, लेकिन हम जो बेसिक एवोल्यूशन था मनी का, क्या होता है ब्रॉड मनी, नैरो मनी, ये सब डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर. जो बेसिक मनी के रिगार्डिंग बहुत बेसिक कंसेप्ट है, एनसीईआरटी के अंदर आपको मिल जाता है कि पहले क्या चल रहा था, बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम के अंदर क्या होता था कि जैसे वीट के बदले शूज़ को बाय करना. बार्टर सिस्टम के बाद धीरे धीरे जो है एक मनी का कंसेप्ट आया, करेंसी की डेवलपमेंट हुई. पहले जब किंग्स थे, रूलर्स थे, तब उस टाइम पे टोकन करेंसी आई. टोकन करेंसी जैसे कि ब्रोंज के बेसिस पे ब्रोंज की बनी हुई. इससे पहले इनफैक्ट ब्रोंज टोकन करेंसी से पहले हम मानते हैं जो मेटल करेंसी थी. मेटल करेंसी मतलब जैसे गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स इशू किए जाते थे. उसके बाद टोकन करेंसी आया जिसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती. जैसे ब्रोंज जो है मेटल, उसकी खुद की कम वैल्यू होती है. जो गोल्ड के कॉइन्स होते थे उसकी क्या है, गोल्ड की खुद की कुछ वैल्यू होती है, दैट इज इंट्रिंसिक वैल्यू. तो इस एवोल्यूशन करते करते जो हमारी पेपर करेंसी आई, इंडियन गवर्नमेंट द्वारा जो इशू की जाती है, पेपर करेंसी एंड कॉइन्स. जो कॉइन्स होते हैं वो इशू किए जाते हैं इंडियन गवर्नमेंट द्वारा, और जो पेपर करेंसी है दैट इज इशूड बाय द आरबीआई. ये आपको क्लियर होना चाहिए. कॉइनेज एक्ट के अंदर गवर्नमेंट को बेसिकली राइट दिया गया है टू इशू कॉइन्स, और जो हमारी आरबीआई एक्ट है उसके अंदर जो है आरबीआई प्रिंट करती है करेंसी को, जो कि पेपर करेंसी है, जैसे 100 रुपीज़ का नोट. ये क्लियर होने के बाद जो कंसेप्ट है वो आता है फिएट करेंसी क्या होता है और लीगल टेंडर क्या होता है. सबसे पहले हम समझते हैं फिएट करेंसी. अगर कोई भी करेंसी फिजिकल या डिजिटल फॉर्म में हो, प्लस दैट शुड बी यूज्ड फॉर मेजरिंग द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे पहले क्या होता था, बार्टर सिस्टम, वीट के बदले शूज. अब वीट के थ्रू आप शूज की वैल्यू तो मेजर नहीं कर सकते, तो एक ऐसी करेंसी होनी चाहिए जिसको हम यूज कर सके टू मेजर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. जब आप ये कर सकते हो, उसके साथ साथ एक और कंडीशन जो है अगर फुलफिल हो जाए, दैट इज इशूड बाय गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक और एनी सेंट्रल अथॉरिटी. तो बेसिकली अगर कोई सॉवरेन गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक उसको इशू कर रही है और दैट करेंसी कैन बी यूज्ड फॉर मेजरिंग द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसको कहा जाता है फिएट करेंसी. तो अगर हम देखते हैं इंडिया के अंदर डॉलर्स, यूएस डॉलर जो है, ऑब्वियसली इट कैन बी यूज्ड टू मेजर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्लस इट इज यूज्ड लाइक इशूड बाय यूएस गवर्नमेंट, सो इट्स अ फिएट करेंसी. तो ये दो कंडीशंस आपको याद रखनी है कि फिएट करेंसी क्या होता है. और फिएट करेंसी समझ जाने के बाद वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज लीगल टेंडर. तो फिएट करेंसी, अगर कोई भी करेंसी फिएट डिक्लेयर हो गई, उसके साथ साथ अगर एक और कंडीशन फुलफिल हो जाए, दैट इज लीगली अगर वो लीगली एथोराइज्ड हो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा या फिर बैक्ड हो सेंट्रल अथॉरिटी द्वारा, तो उसको कहा जाता है लीगल टेंडर. अब अगर आपकी पॉकेट के अंदर 10 रुपीज़ का नोट या 500 का नोट है, उसको निकाल के आप उस नोट के ऊपर देखिए कि क्या लिखा हुआ है. उसमें लिखा हुआ है जो आरबीआई है उस धारक को वो पेमेंट करेगा ही करेगा 10 रुपीज़
लाइक देयर इज रिटन इन द इंग्लिश आई प्रॉमिस टू पे द बेरर, तो वो प्रॉमिस है बाय द सेंट्रल बैंक, दैट इज बाय आरबीआई। वो प्रॉमिस करता है कि वो ये पेमेंट उसको करेगा ही करेगा। तो इसलिए अगर वो लीगल टेंडर हो आपकी कंट्री के अंदर तो वो कहा जाएगा लीगल टेंडर। तो इसका मतलब हम बात कर रहे थे यूएस डॉलर की। यूएस डॉलर, फर्स्ट कंडीशन, इट शुड बी यूज्ड टू मेजर द goods and services. Yes, it's true. Second, it is issued by the sovereign government US. Then it is a fiat currency, but it is not backed by our Indian government. So it is not a legal tender in India. इसका मतलब अगर आप शॉप पे जाएंगे और वहाँ पे जाके कहेंगे कि मुझे पेमेंट जो है डॉलर के अंदर कर रही है, तो दैट पर्सन कैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट डॉलर बिकॉज वो लीगल टेंडर नहीं है। बट अगर आप जाके पेमेंट करेंगे, 10 रुपए का नोट देंगे, तो वो मना नहीं कर सकता, उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो जिस मनी को आरबीआई द्वारा जो है बैक किया जाए या सेंट्रल अथॉरिटी द्वारा, वो होती है लीगल टेंडर। फिएट करेंसी की 2 कंडीशंस वो आपको समझ आनी चाहिए। अब हमने डिस्कस किया था मनी सप्लाई। मनी सप्लाई का कंट्रोल जो है मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर होता है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन मनी सप्लाई के अंदर जो है मेजरमेंट कैसे होती है, हाउ डू यू मेजर कि कितना सप्लाई जो है मनी का है। तो इसके मेजरमेंट्स के लिए 4 तरह की मेजरमेंट्स ली जाती है, M1, M2। तो 4 मेजरमेंट्स इंडिकेटर्स हैं। तो हाउ वी मेजर द मनी सप्लाई, तो मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई इट इज कैलकुलेटेड बाय इन द 4 टर्म्स हैं, M1, M2, M3 एंड M4। जो M1 एंड M2 है इसको बोला जाता है नैरो मनी। जो M3 एंड M4 है वो होता है ब्रॉड मनी। जब हम बात कर रहे थे मॉनेटरी पॉलिसी की, तो आरबीआई किस बेसिस पे मनी सप्लाई को देखता है, तो वो देखता है एग्रीगेट मनी सप्लाई। वो M3 को कंसीडर किया जाता है, तो M3 इज एग्रीगेट मनी सप्लाई। अब बात ये आती है M1, M2, M3, M4 है क्या। उसको समझने के लिए पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि जो करेंसी विद द पब्लिक है या करेंसी इन सर्कुलेशन है, उसके साथ साथ मतलब जो आपके पास आपकी पॉकेट्स के अंदर मनी है, उसके साथ साथ कुछ आप डिपॉजिट करके भी रखते हो बैंक्स के पास। बैंक्स के पास हम डिपॉजिट करते हैं और पोस्ट ऑफिस के अंदर भी हम कुछ पैसा जो है डिपॉजिट करते हैं। ये 2 तरह का होता है, एक होता है डिमांड डिपॉजिट, एक होता है टाइम डिपॉजिट। उसी तरह पोस्ट ऑफिस के अंदर भी 2 तरह के होते हैं, डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट्स। अब आप समझ सकते हैं जैसे एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट, उसके अंदर क्या होता है फिक्स्ड टेन्योर होती है, जैसे 5 इयर्स बाद ही आप निकाल सकते हो। तो दिस इज लाइक टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, जो आप कभी भी जाके जब आपने डिमांड की उसको विड्रॉ कर सकते हैं। जनरली जो आपके जैसे सेविंग अकाउंट्स जो होते हैं वो डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं। डिमांड ड्राफ्ट, जो आप डिमांड ड्राफ्ट क्रिएट करते हो, चेक्स, दीज आर ऑल्सो डिमांड डिपॉजिट्स। तो ये डिमांड जो है आप कभी भी कर सकते हो। अब हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर लिक्विडिटी की बात की थी। लिक्विडिटी क्या होता है कि कब हम इन्वेस्टमेंट को, एक एसेट को कितनी जल्दी मनी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जितनी जल्दी कन्वर्ट कर पाएंगे तो क्या होगा, ज़्यादा लिक्विड। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ये आंसर दीजिए, डिमांड डिपॉजिट ज़्यादा लिक्विड होगा या टाइम डिपॉजिट। होपफुली आपने ये कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दिया होगा। जो ज़्यादा लिक्विड है वो कौन सा होता है, दैट इज़ डिमांड डिपॉजिट, क्योंकि आप इसको कभी भी निकाल सकते हो। टाइम डिपॉजिट जो होता है एक फिक्स टाइम पीरियड होता है, उसी के बाद वो कन्वर्ट हो सकता है। ऑल्दो फिक्स डिपॉजिट को भी हम तोड़वा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ ना कुछ चार्जेस हमें पे करने पड़ेंगे, कुछ कम पैसा हमें मिलेगा। तो ये 2 तरह के होते हैं। तो हम बात कर रहे थे M1 की। M1 क्या होता है, जो करेंसी या कॉइन्स विद पब्लिक हैं और साथ साथ जो बैंक्स हैं उनके साथ डिमांड डिपॉजिट्स। ये होता है M1। और जो M2 होता है, इसके साथ साथ जो M1 है उसके अंदर ऐड हो जाता है डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ
पोस्ट ऑफिस। M3 क्या होता है, जो हमने निकाला था M1 उसके अंदर ऐड हो जाता है टाइम डिपॉजिट्स ऑफ बैंक्स। याद रखने के लिए सबसे पहले तो आप ये याद रखिए कि जो M1 से M3 कैसे पहुंचना है। M1 के अंदर करेंसी विद द पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंक्स, उसके अंदर टाइम डिपॉजिट्स अगर ऐड हो जाएंगे तो बन जाता है M3। M2 कैसे बनाना है, जो M1 आपने निकाला था उसके अंदर डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द पोस्ट ऑफिस ऐड कर देंगे तो आ जाएगा M2। M4 जो है ये सबको इंक्लूड कर लेता है, मतलब M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स विद द बैंक प्लस डिमांड डिपॉजिट्स विद द पोस्ट ऑफिस एंड टाइम डिपॉजिट्स विद द पोस्ट ऑफिस, ये सब इंक्लूड होने के बाद आता है M4। तो M4 जो है सबसे ज्यादा ब्रॉड है, लेकिन एग्रीगेट मनी सप्लाई, ब्रॉड मनी टू मेजर द मनी सप्लाई इन द मार्केट फॉर द मॉनेटरी पॉलिसी। RBI क्या लेता है, M3। तो आपको ये लर्न होना चाहिए कि एक्चुअल में M3 होता क्या है। अब इसका लर्न करने के लिए आप एक टेबल लर्न कर सकते हैं। M1 के अंदर अगर हम ऐड कर देंगे डिमांड डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिसेस, ये आ जाएगा M2। अगर M1 के अंदर हम ऐड कर देंगे टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक्स तो ये आ जाएगा M3। जो M4 है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए कि M2 के अंदर हमें क्या ऐड करना पड़ेगा। ऑब्वियसली यहाँ पे जो है डिमांड डिपॉजिट्स विद द पोस्ट ऑफिस ये ऐड हो चुके हैं, लेकिन टाइम डिपॉजिट्स विद बोथ ये पेंडिंग है। यहां पे M3 से M4 पहुंचने के लिए डिपॉजिट्स दैट इंक्लूड्स बोथ डिमांड एंड टाइम विथ पोस्ट ऑफिस ये ऐड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा M4। तो आप शॉर्टकट के लिए ये डायग्राम को लर्न करके रख सकते हैं, इससे आपको याद रहेगा M1, M2, M3, M4 क्या होता है। हमने समझा फिएट करेंसी क्या होता है, लीगल टेंडर क्या होता है, उसके बाद हमने समझा मनी सप्लाई के अंदर 4 मेजरमेंट्स होते हैं M1, M2, M3, M4, उसको निकालते कैसे हैं। लिक्विडिटी क्या होता है, एसेट्स को कितनी जल्दी हम मनी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इस सारी नॉलेज को हम अप्लाई करके देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर। दिस इज अ फर्स्ट क्वेश्चन आस्क्ड इन 2018। इसके अंदर पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको फिर से रिमाइंड करवाना चाहूँगी कि आप सबसे पहले स्लाइड को पोज करिए, उसके बाद खुद से सॉल्व करके ही क्वेश्चन को उसका आंसर देखिए। यही आपकी सबसे बड़ी एक्सरसाइज होगी, क्योंकि खुद से सॉल्व करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। होपफुली आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या पोज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स द मीनिंग ऑफ द लीगल टेंडर मनी। हमने आज ही डिस्कस किया है लीगल टेंडर मनी होता क्या है। तो बेसिकली लीगल टेंडर मनी समथिंग दैट इज फिएट करेंसी प्लस लीगली बैक्ड बाय द गवर्नमेंट और सेंट्रल अथॉरिटी। इसका मतलब ये है कि कोई भी शॉप पे अगर जाओगे तो वो आपको मना नहीं कर सकता टू एक्सेप्ट दैट मनी। फर्स्ट लिखता है द मनी विच इज स्टैंडर्ड इन द कोर्ट्स, यहाँ पे कोर्ट्स की बात कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। द मनी विच इज क्रेडिटर, हम पिछली क्लासेस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं क्रेडिटर क्या होता है, डेटर क्या होता है। ऑल्दो इन ब्रीफ क्रेडिटर क्या होता है, जिसको बेसिकली आपने पैसा देना है। द मनी विच अ क्रेडिटर इज अंडर कंपल्शन टू एक्सेप्ट फॉर द सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम्स, बेसिकली वो कंपल्सरी है फॉर हिम टू एक्सेप्ट योर मनी। दिस इज कॉल्ड एज लीगल टेंडर मनी। सो आंसर इज B. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। It's 2002. Which one of the following are included in the broad money in India? Please solve this question. Let's discuss. यहाँ पे डिस्कस करता है कि ब्रॉड मनी क्या है। ब्रॉड मनी क्या है, M3 हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे करेंसी विद द पब्लिक, करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक, ये होता है M1। अगर इसके अंदर टाइम डिपॉजिट्स विद द बैंक्स ऐड कर देंगे तो आ जाएगा M3। तो फर्स्ट ये दोनों मिलके हो गया M1
टाइम डिपॉजिट्स विद द बैंक्स ऐड करके आ जाएगा हमारे पास borrowed मनी, दैट इज M3. सो आंसर इज डी. Next question asked in 2013. Again, please solve this question. Then we will discuss here the correct sequence of these assets in the decreasing order of the liquidity. लिक्विडिटी की बात कर रहा है. लिक्विडिटी क्या होता है, कितनी जल्दी एसेट या इन्वेस्टमेंट मनी के अंदर आप कन्वर्ट कर सकते हो. यहाँ पे बात कर रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो सबसे ज्यादा लिक्विड कौन सा है वो सबसे पहले आएगा. अब इन चारों ऑप्शंस में से एटलीस्ट ये तो पता होगा ना, करेंसी दिस दैट इज इटसेल्फ अ मनी, तो ये सबसे ज्यादा लिक्विड होगा, तो फोर्थ तो फर्स्ट पे आना चाहिए. तो इसके अंदर हम देखते हैं, तो यू कैन एलिमिनेट ए एंड सी ऑप्शन, यू आर लेफ्ट विद बी एंड डी. अब इसके अंदर सबसे कम जो लिक्विड होगा वो क्या होगा, टाइम डिपॉजिट्स. तो एंड में क्या आना चाहिए, 2, ऑल्दो आंसर इज डी. अब यहाँ पे जो है आप 4 1 3 2, इस क्वेश्चन के अंदर कंफ्यूजन हो सकती थी अगर दिया होता 4 3 1 2. अब आपको पता होना चाहिए सबसे ज़्यादा लिक्विड जो है करेंसी है, उसके बाद जो है डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं क्योंकि आप इसको कभी भी निकाल सकते हो, फिर उसके बाद आते हैं सेविंग डिपॉजिट्स, फिर आते हैं टाइम डिपॉजिट्स. तो लिक्विडिटी क्या होता है इसके अंदर, यूपीएससी ने ये टेस्ट करने की कोशिश की है आपकी ये नॉलेज की लिक्विडिटी की, आपको नॉलेज हो कि लिक्विडिटी होता क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन 2020. इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लीजिए फिर हम डिस्कस करते हैं. इफ यू विड्रॉ 1 लाख इन द कैश फ्रॉम योर डिमांड डिपॉजिट अकाउंट. तो बेसिकली ये बात कर रहा है अगर आपने अपने डिमांड डिपॉजिट्स में से 1 लाख रुपया विड्रॉ किया और इमीडिएट इम्पैक्ट क्या होगा एग्रीगेट मनी सप्लाई पे. तो बेसिकली क्या हुआ है, आपने पैसा जो है बैंक अकाउंट से विड्रॉ कर लिया, तो इट जस्ट लाइक एक पॉकेट से निकाल के दूसरी पॉकेट के अंदर डाला. इनफैक्ट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एग्रीगेट मनी सप्लाई हम क्या लेते हैं, M3. आप इसको फॉर्मूला के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं. करेंसी विद द पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट्स एंड टाइम डिपॉजिट्स विद द बैंक, दिस इज M3. और इसमें क्या हुआ है, सिर्फ आपने डिपॉजिट निकाल के अपनी पॉकेट में रख लिया, मतलब दिस इज अ करेंसी विद द पब्लिक. ये तो M1 के अंदर ही आएगा, तो इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, सिर्फ वो एक लाइक पोर्शन से निकलकर दूसरे पोर्शन पर चला गया, तो देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द मनी सप्लाई. सो टू लीव इट अनचेंज्ड, द आंसर विल बी डी. अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको वैसे भी समझना है एग्रीगेट मनी सप्लाई, इट इज टेस्टिंग योर नॉलेज व्हाट इज M3. और अगर आप इसको M3 कैसे कैलकुलेट करते हैं ये नहीं भी सोच के जाते हैं, आपको ये तो पता होना चाहिए कि करेंसी विद द पब्लिक तो पक्का ही इंक्लूड होगा मनी सप्लाई के अंदर. तो इसके अंदर यही हुआ है, आपने बैंक से निकाल के अपने पॉकेट में रख लिया वो पैसा, तो ये हो जाएगा टू लीव इट अनचेंज्ड. सेकेंड लास्ट क्वेश्चन 2019 में पूछा गया मनी मल्टीप्लायर. द मनी मल्टीप्लायर इन द इकोनॉमी इंक्रीजेज विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग. ये क्वेश्चन 2 बार आया है, ये 2019 के अंदर प्रीवियस ईयर रिपीट हुआ था. आई थिंक पहले ये 2011 या 12 के अंदर पूछा गया था. इसको सॉल्व करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं मनी मल्टीप्लायर होता क्या है. आप एक एग्जांपल लेते हैं हम. आप बैंक के अंदर गए, मिस्टर वाई जो है ही विजिटेड द बैंक. अब आपको पता है बैंक के 2 मेन फंक्शंस होते हैं. अगर हम कहें व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ बैंक, बैंक के मेन फंक्शंस क्या हैं, एक तो डिपॉजिट लेना और लोन आगे देना. तो 2 मेन फंक्शंस है बैंक्स के, दैट इज डिपॉजिट टेकिंग एंड गिविंग द लोन. तो मिस्टर वाई ने जब इसके अंदर डिपॉजिट किया 100 रुपीज, तो बैंक क्या करता है, आगे लोन देता है. अब हमने पहले डिस्कस किया है मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर कि कुछ ना कुछ रिजर्व रेशियो रखी जाती है, CLR और CRR और SLR. इसके अंदर क्या होता है कि कुछ ना कुछ रिजर्व रखना होता है बैंक्स को अपने पास. तो 100 में से इसने रिजर्व जो है 20 रुपीज क्रिएट कर लिया, 80 रुपीज का उसने आगे लोन दे दिया. किसको, मिस्टर ए को. अब मिस्टर ए क्या करेंगे, ऑब्वियसली ये लोन किसी ना किसी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए क्या होगा. अब हम मानते हैं इन्होंने फैक्ट्री सेटअप की, मिस्टर ए ने फैक्ट्री सेटअप की, तो ऑब्वियस ही बात है इसने आगे पेमेंट्स की होंगी. हम मान लेते हैं एक पर्सन है आकाश, इसको बेसिकली इन्होंने क्या किया, पेमेंट की एज वेजिस. अब आकाश के पास हम मान लेते हैं कि पूरा का पूरा जो है 60 रुपीज यहाँ पे आ गया. अब ये ऑब्वियसली आकाश जो है अपने पास नहीं रखेंगे, बैंक के अंदर डिपॉजिट करवाएंगे.
बैंक के पास फिर से 60 रुपीज आ गए, अब कुछ पैसा वो रिजर्व की तरह रखेगा 20 रुपए, बैंक आगे लोन देगा, कितना देगा 40 रुपीज। तो आप समझ सकते हो कि हमने सिर्फ स्टार्ट में जो पैसा था वो था 100, वो आगे लोन क्रिएशन मतलब क्रेडिट क्रिएशन कितना हुआ ये आपको समझना पड़ेगा। एक तो 80 रुपीज का यहाँ पे लोन दिया है और यहाँ पे 40 रुपीज का लोन दिया है, तो 80 प्लस 40 दैट इज 120। हमने 100 रुपीज को जो एक डिपॉजिट आया था उसको 120 बना दिया। तो कैसे हुआ? ऑब्वियसली बात है, अगर आकाश जाके ये डिपॉजिट करता ही ना 60 रुपीज, रेदर देन वो अपने पॉकेट में रख लेता तो आगे लोन ही ना दे पाता। तो क्रेडिट क्रिएशन या मनी मल्टीप्लायर, कितने बार वो मनी मल्टीप्लाई होगी, कैसे पॉसिबल है, कितनी ट्रांजेक्शन्स होगी, वो होती है इंसान की या पब्लिक की बैंकिंग हैबिट्स के बेसिस पे। क्वेश्चन के अंदर यही पूछा गया है 2019 के अंदर मनी मल्टीप्लायर जो है कैसे इंक्रीज होगा अगर जो है बैंकिंग हैबिट जो है पॉपुलेशन की इंक्रीज होगी। इनफैक्ट इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम बाकी स्टेटमेंट्स देखते हैं कि वो कब गलत होंगी, क्यों गलत है, कैसे चेंज करके हम उसको सही बना सकते हैं। इंक्रीज इन द CRR, रेदर देयर शुड बी डिक्रीज इन द CRR, क्योंकि अगर सोचिए ना बैंक को 20 रुपीज रखने ना पड़ते, 10 ही रखने पड़ते, तो वो आगे 90 रुपीज देता, फिर वो आगे 60 में से 40 की जगह 50 रुपीज देता, तो कितना हो जाता 90 प्लस 50, तो ज्यादा क्रेडिट क्रिएशन होता। तो यहाँ पे होना चाहिए था डिक्रीज, सेम यहाँ पे भी लिखा होना चाहिए था डिक्रीज इन द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, इसके साथ कुछ लिंक नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर डिक्रीज होता तो ये भी सही हो जाती, और थर्ड स्टेटमेंट के अंदर भी, तो एक्यूरेट स्टेटमेंट जो होगी दैट इज आंसर बी। लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। इट्स टॉक अबाउट द 2023 क्वेश्चन with reference to the CBDC, that is सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। अब मैंने आपको फिएट करेंसी समझा दिया है, फिजिकल करेंसी और डिजिटल करेंसी हो जो कि हम मेजर कर सकें गुड्स और सर्विसेज को, और साथ साथ वो इशूड बाय गवर्नमेंट हो तो वो होती है फिएट करेंसी। तो इसका मतलब CBDC जो है ऑब्वियसली दिस इज द डिजिटल करेंसी एंड इट कैन बी यूज टू मेजर द गुड्स एंड सर्विसेज, सो इट्स अ फिएट करेंसी प्लस देयर इज अ बैकिंग ऑफ द गवर्नमेंट, गारंटी है अगर आप CBDC से पे कर रहे हो तो वो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, तो इट्स अ लीगल टेंडर इन इंडिया। सिर्फ फर्क इतना है CBDC जो है एक वर्चुअल करेंसी है प्लस इट इज बेस्ड ऑन द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब साइंस एंड टेक का पार्ट है, वहाँ पे पूछा जाता है कि ब्लॉकचेन होता क्या है। ब्लॉकचेन जो है डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे जो है ज़्यादा सिक्योर्ड होता है, इंक्रिप्टेड ज़्यादा होता है। तो इसके अंदर पूछा गया है इट इज़ पॉसिबल टू मेक पेमेंट इन द डिजिटल करेंसी विदाउट यूजिंग US डॉलर और स्विफ्ट सिस्टम। ऑब्वियस सी बात है, जब आप एक मनी के थ्रू पे करते हैं वहाँ पे कौन सा हम स्विफ्ट सिस्टम को यूज़ करते हैं, तो इसमें भी नहीं करेंगे। सो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट, अ डिजिटल करेंसी कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड विद द कंडीशन प्रोग्राम्ड इनटू इट सच एज अ टाइम फ्रेम फॉर स्पेंडिंग इट। ऑब्वियस सी बात है, डिजिटल करेंसी के अंदर एक टाइम फ्रेम दिया जा सकता है कि इनके बीच में ही यूज़ होगा। इसको आप समझ सकते हैं डीमोनेटाइजेशन से, जैसे 500 रुपीज़ के नोट्स बंद कर दिए थे, 2000 नोट्स 2000 रुपीज़ के भी कह दिए थे कि 30 सितंबर के बाद वो नहीं यूज़ हो सकते, मतलब उसको एक डीमोनेटाइज कर दिया था। उसी तरह इसका भी टाइम फ्रेम हो सकता है। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट, सो आंसर विल बी सी, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो हम इस लेक्चर को यही एंड करते हैं, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। बट आप कमेंट सेक्शन के अंदर यही ज़रूर मेंशन करना आपके कितने क्वेश्चन सही थे और आप कितने मार्क्स स्कोर कर रहे हैं। थैंक यू।